हे गाइस, आज हम एक कंप्लीटली नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चालू करते हैं। तो कहानी ऐसा है कि मैंने यहाँ पर एक फैन लगा के रखा है, यहाँ से हवा निकल रहा है एंड द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द विंड इज ब्लोइंग इज शोन बाय दिस ब्लू लाइंस। इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने इसके सामने ऐसा एक स्क्वायर लूप रख दिया और इसके थ्रू हवा पास कर रहा है, स्क्वायर लूप के थ्रू हवा पास कर रहा है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि द अमाउंट ऑफ विंड विच इज पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर लूप, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितना हवा उस स्क्वायर लूप के थ्रू पास करेगा, वो कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ये सोच के देखते हैं, ठीक है। सबसे ऑब्वियस फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करेगा, इज इट नॉट द साइज ऑफ द स्क्वायर लूप। इस स्क्वायर लूप के साइज को अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो अमाउंट ऑफ विंड फ्लोइंग थ्रू द लूप विल इंक्रीज। छोटा कर दूंगा देन द अमाउंट ऑफ विंड फ्लोइंग थ्रू दिस स्क्वायर लूप विल डिक्रीज। दैट मीन्स पहला फैक्टर हो गया इसका साइज, स्क्वायर लूप का साइज, राइट। इफ आई इंक्रीज द साइज, द क्वांटिटी ऑफ विंड flowing through the loop will increase. If I decrease, then the quantity of wind will also decrease. ठीक है, समझ में आया? Is that okay? Okay, fine. What is the second factor जिस पे amount of wind passing depend करेगा? Just सोच के देखो, खुद सोच के देखो। Let us say अभी v स्पीड से हवा फ्लो कर रहा है, राइट। मैंने फैन की स्पीड को बढ़ा दिया, 2v कर दिया। Now wind will be flowing with a higher speed. अगर wind जल्दी फ्लो कर रहा है तो इस लूप के थ्रू द अमाउंट ऑफ विंड फ्लोइंग दैट विल आल्सो इंक्रीज। जितना फास्ट हवा फ्लो करेगा, द क्वांटिटी ऑफ विंड फ्लोइंग थ्रू दिस लूप विल आल्सो इंक्रीज। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स सोर्स पे भी डिपेंड करेगा कि सोर्स कितना फास्ट हवा ब्लो कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है? पहले साइज ऑफ द लूप पे डिपेंड करता है। सेकंड किस पे डिपेंड करता है? सेकंड इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा सोर्स कितना स्ट्रांग है। इज दैट क्लियर? एनीथिंग एल्स? सोचो, डायग्राम देख के कुछ पता चलना चाहिए। यस, एंड देयर इज वन मोर फैक्टर जिस पे ये क्वांटिटी डिपेंड करता है, दैट इज एक्चुअली द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन ऑफ द लूप? इसका मतलब ये है कि तुमने लूप को कैसे रखा है, कैसे प्लेस किया। मैं तुमको बताता हूँ। ओके, आई विल शो यू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, ये जो पहला केस है, इसमें मैंने क्या किया, पूरा लूप को फेस टू फेस रखा है। फेस टू फेस दिख रहा है, एकदम फेस टू फेस रखा है, मतलब समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। डेफिनेटली देयर विल बी सम विंड व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द लूप। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मैं इस लूप को ऐसे घुमाना चालू करूं, इफ आई स्टार्ट रोटेटिंग इट दिस वे, लेट अस से अभी ये वाला सिचुएशन, ये तो सिचुएशन दिख रहा है, लूप ऐसा है, घुमा के ऐसा कर दिया, अभी भी हवा फ्लो करेगा। अगर थोड़ा दिमाग में जोर दोगे तो समझ में आएगा कि इस सिचुएशन में द अमाउंट ऑफ विंड फ्लोइंग थ्रू दिस लूप विल डिक्रीज। समझ में आया? द अमाउंट ऑफ विंड फ्लोइंग थ्रू द लूप विल डिक्रीज। और इसको घुमा घुमा के अगर मैं पूरा ऐसे फ्लैट ही कर दूं, ऐसे फ्लैट कर दूं, तो इस वक्त इसके थ्रू जो हवा पास कर रहा है दैट इज जीरो। The amount of wind that is flowing through this loop in this situation now is equal to what? Zero, because इस situation में क्या होगा, जितना भी हवा आ रहा है ना, वो इसके सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, इसके सरफेस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, ग्लाइड करके निकल जा रहा है। मतलब समथिंग लाइक दिस। अगर लूप ऐसा है तो यहाँ से हवा है वो ऐसे निकल के चला जाएगा, इसके थ्रू कुछ पास नहीं कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में द अमाउंट ऑफ विंड will be equal, the amount of wind passing through the loop will be equal to what? Zero. Is that clear? समझ आया? मैं फिर से कह रहा हूं, ऑब्वियस है कि इस सिचुएशन में मैक्सिमम विंड पास करेगा, ऐसे घुमाना चालू करूंगा, अमाउंट ऑफ विंड फ्लोइंग विल डिक्रीज एंड फाइनली जब ऐसा हो जाएगा तो विंड इसके थ्रू पास ही नहीं करेगा, विंड जस्ट इसके अलोंग ग्लाइड करके निकल जाएगा, इसके सरफेस के थ्रू सिर्फ टेंजेंशियली टच करके निकल जाएगा, इसको काट के नहीं जाएगा। तो इस सिचुएशन पे विंड इसके थ्रू पास नहीं कर रहा। द अमाउंट ऑफ विंड फ्लोइंग थ्रू इन दिस सिचुएशन, इन दिस हॉरिजॉन्टल सिचुएशन, इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके। तो तीसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो ये है कि तुमने अपने लूप को किस तरीके से प्लेस किया है। फाइन, पहला फैक्टर साइज ऑफ द लूप, सेकंड फैक्टर सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तीसरा तुमने लूप को कैसे प्लेस किया। इसमें क्या डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ विंड फ्लोइंग थ्रू, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ विंड को हम फ्लक्स भी कह सकते हैं, फ्लक्स ऑफ विंड इन दिस केस। इनफैक्ट फ्लक्स एक बहुत जनरल टर्म है, राइट। फ्लक्स कैन बी रेफर टू अमाउंट ऑफ समथिंग विच इज फ्लोइंग थ्रू ए सरफेस। देखो मैंने लिख के रखा, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स कैन बी सेड एज अमाउंट ऑफ समथिंग फ्लोइंग थ्रू ए सरफेस। तुम्हारे पास कोई सरफेस है, उसके थ्रू हवा पास कर रहा है, विंड का फ्लक्स हो सकता है।
पानी पास कर रहा है तो वाटर का फ्लक्स हो सकता है, फील्ड लाइंस पास कर रहा है, समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास एक सरफेस है, उसके थ्रू फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसको भी हम फ्लक्स कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कंसेप्ट एकदम एग्जैक्टली सेम है। देखो हमको फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक ही पहुंचना है, बट जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ समथिंग which is flowing through a surface, amount of something which is flowing through a surface. Is that clear? तो अभी अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके डिस्कस करना चाहूँ, इस केस में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सरफेस के थ्रू कितना फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सरफेस के थ्रू, ये जो सरफेस दिख रहा है, इसके थ्रू कितना सारा अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये ब्लैक कलर का हमारे पास सरफेस है, मैंने एकदम सिंपल सिचुएशन लिया है। वी हैव टेकन द केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, ब्लू वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड दिस ग्रीन वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एरिया वेक्टर। नाउ माय क्वेश्चन इज, डू यू नो दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना हमेशा। और उसका वेक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर मेरे पास ऐसा एक प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा, ये जो पेन दिख रहा है, दिस इज द वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड डायरेक्शन किस तरफ होगा? अगर तुम्हारे पास प्लेन है ना, इफ यू हैव गॉट अ प्लेन, तो तुम दोनों में से कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो। मैंने दोनों क्यों कहा? ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस। मैंने इन दिस केस बाहर की तरफ माना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? और एक छोटा सा चीज तुमको मैं बता के रखना चाहूंगा, ये तो मैंने एक प्लेन सरफेस के बारे में बताया। फर्स्ट, एरिया वेक्टर हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेकंड, एरिया वेक्टर कैन बी पॉइंटिंग दिस साइड और कैन बी पॉइंटिंग दिस साइड, इट्स योर चॉइस। बट ये चॉइस तुमको हमेशा नहीं मिलेगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, अगर सोचो ये जो रूम है ये तो क्लोज सरफेस है, तो ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, पीछे भी एक वॉल है, इस तरफ भी एक वॉल है, सो दिस इज द क्लोज सरफेस। अभी अगर मुझे इस वॉल का एरिया वेक्टर, आई थिंक से तुमको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, ये जो वॉल है, ठीक है ना, इस वॉल का अगर मुझे एरिया वेक्टर डिफाइन करना है, पहली बात तो है कि एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट? बट इट हैज टू पॉइंट आउटवर्ड्स। जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड, रूम के अंदर नहीं हो सकता, वो रूम के बाहर होगा। दैट इज इन केस ऑफ ए क्लोज सरफेस। मतलब तब तुम्हारे पास डायरेक्शन का कोई चॉइस नहीं है, क्लोज सरफेस है, तब एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, नॉट इनवर्ड्स। ये याद रखना हमेशा, ठीक है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, एरिया वेक्टर रखा है ऐसे। तो एक बार हम अपना पुराना डेफिनेशन यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैन आई से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस? याद आया कुछ? बहुत दिन पहले ये चीज पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि फील्ड लाइंस का डेंसिटी कितना है। ओके, नो व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस? I will tell you that density of field lines is number of field lines per unit area. Is that clear? Density of field lines is number of field lines per unit area. देखो, अभी अगर मैं तुमको कहता हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक बार ये सोच के देखो, मैंने जस्ट नाउ डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इनटू एरिया कर दूंगा तो क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फिर से, दिस इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, दैट इज डेंसिटी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। देखो मैंने लिख के रखा है, ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दिस क्वांटिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर यूनिट एरिया के थ्रू कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है, एरिया से एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पूरे टोटल एरिया के थ्रू टोटल कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है वो पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो मैंने तो समझाया था कि अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, इसी को ही हम क्या बुलाएंगे? इसी को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुलाएंगे इन दिस केस। Is that clear? The amount of field lines passing through the surface in this case would be equal to what? Electric flux. जिसको हम कैसे represent करेंगे? We shall represent this with the help of this phi symbol. समझ में आया? I hope so you got this. This is
दिस इज अ वेरी सिंपल आइडिया, बट ये समझ के रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया मल्टीप्लाई करने से ही फ्लक्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने लिख के रखा है, इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे जो मैं तुमको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करके रखो। अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये पता चल गया कि पहले के डिस्कशन से कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट इज द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, राइट, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उसी का ही एक्सटेंशन है। तो मैंने 3 सिनेरियोस दिया है और जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज बेसिकली द साइड व्यू। साइड व्यू का मतलब क्या है? सरफेस ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूज नहीं होना। सरफेस ऐसा है और अगर तुम इस तरफ से देखोगे तो सिर्फ यही लाइन दिखाई देगा, सिर्फ दिस लाइन, तो मैंने सिर्फ यही बना के दिया, ठीक है। सरफेस ऐसा है, सो सरफेस अगर ऐसा है, एरिया वेक्टर हमने ऐसा डिफाइन किया, दिस आर द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस। और मैंने क्या कहा था कि इस सिचुएशन में हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस सिचुएशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अभी अगर मैं इस सरफेस को टिल्ट करना चालू करूँ, टिल्ट करते 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 कुछ इस सिचुएशन तक लेके आओ, इस वाले सिचुएशन तक, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद ईच अदर, इस सिचुएशन में, तो इसके थ्रू फ्लक्स हमने गेस किया था कि क्या होगा, डिक्रीज होगा, द फ्लक्स विल डिक्रीज एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन। और ऐसे घुमा घुमा के फाइनली जब ऐसा कर देंगे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हम अभी मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। यहां पर क्या देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर देन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन आई वांट यू पीपल टू रिजॉल्व ई वेक्टर। तो अगर हम ई वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो ई वेक्टर के कंपोनेंट ई कॉस थीटा इस तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा इस तरफ आएगा। आई होप सो यू एग्री विद दिस। याद है रेजोल्यूशन? तो ई का एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा, ई का दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा। अभी मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहूंगा, भूलना मत, लूप और जो वो फ्रेम है वो ऐसा है, ई कॉस थीटा ऐसा है, ई साइन थीटा ऐसा है। तो मैं तुमको ये पूछना चाहूंगा, क्या ई साइन थीटा फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट करता है? मैं रिपीट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन, क्या ई साइन थीटा फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट करता है? देखो अगर लूप ऐसा है और ई साइन थीटा ऐसे जा रहा है, ई साइन थीटा, सो बेसिकली दिस ई साइन थीटा इज नॉट penetrating the loop, it's not passing through the loop, but it is simply gliding along, it is moving tangentially along। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इस साइन थीटा का फ्लक्स बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो ई कॉस थीटा ही वो कंपोनेंट है जो कि इस लूप को, ये जो लूप है उसको क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, आर पार जा रहा है। ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा सिर्फ टच करके जा रहा है, ग्लाइड करके जा रहा है, इट विल क्रिएट नो फ्लक्स, बट ई कॉस थीटा जो है उसको काट के जा रहा है। दैट मीन्स जवाब ये है कि सर ए कॉस थीटा ही वही कंपोनेंट है जो कि आपके लूप को कट थ्रू करता है, पेनिट्रेट करता है। तो फ्लक्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एंड सिर्फ ए कॉस थीटा ही ले रहा है, ए साइन थीटा नहीं ले रहा। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ऐसे सिनेरियो में मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। ऐसे सिनेरियो में अगर पूछोगे सर फ्लक्स क्या होगा, मैं कहूँगा फ्लक्स इन दिस केस इज ई कॉस थीटा, बिकॉज ई कॉस थीटा ही फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। इज दैट क्लियर? ई कॉस थीटा इंटू ए, ई साइन थीटा का फ्लक्स जीरो है, ठीक है। तो ई कॉस थीटा इंटू ए को मैं अरेंज करके ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ, राइट, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं ई डॉट ए, ठीक है। तो हमको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। अभी एक बार इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम पहले वाले सिचुएशन में और दूसरे वाले सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। पहले वाले और तीसरे वाले सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। तीसरे वाले पे पहले अप्लाई करते हैं बिकॉज हमारा लॉजिक ये कहता है कि इसका फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो। एक बार इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं। सो फ्लक्स इन दिस केस इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, and in this case there is E A cos of angle between theta क्या होता है, is the angle between A vector and E vector. In this case the angle between A vector and E vector is 90 degree and that means हमने अगर यहाँ पर 90 पुट किया तो फ्लक्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। That is what we predicted, यही होना चाहिए। Is that clear? और हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस केस में फ्लक्स क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। इस फॉर्मूला को एक बार यूज करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए cos, can you say E vector and A vector के बीच का एंगल क्या है, they're along the same line, so the angle between them is 0 degree। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1,
कॉस जीरो का, कॉस थीटा का 1 से बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता। मतलब इन दिस केस ये जो फ्लक्स निकला है दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्स पॉसिबल, दैट इज EA cos 0 इज व्हाट 1। इज दैट क्लियर? दैट इज अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं E.A कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ फ्लक्स निकालने के लिए? वी कैन यूज द फॉर्मूला E.A। इज दैट क्लियर? ओके। अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो, इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, तब क्या होगा? इसके लिए भी मैंने एक डायग्राम बना के रखा है। देखो ये डायग्राम बनाया, बहुत मेहनत होता है इन डायग्राम्स को बनाने में, ठीक है, टेक्स टाइम। आई होप सो तुमको फील आ रहा है डायग्राम देख के। ये एक प्लानर सरफेस है, प्लेन सरफेस, सॉरी नॉट प्लेन सरफेस, ओपन सरफेस है, थोड़ा बेंट है सरफेस, बट इट्स ए ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस नहीं है। और ऐसे फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। अब तक तो समझ में आ चुका होगा कि फील्ड लाइंस के डेंसिटी को देख के हम बताते हैं कि what is the nature of the strength of the field. So obviously the strength of the field is not uniform. We are dealing with a non-uniform field. और पूछा गया है कि ये जो आपको सरफेस दिख रही है, जो ओपन सरफेस दिख रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, ठीक। सो हमने छोटा सा पैच चूज किया, सेगमेंट याद है, बहुत बार बोला था सेगमेंट। इस सेगमेंट के थ्रू जो फ्लक्स होगा, बहुत थोड़ा सा फ्लक्स होगा, इसका हमने फाई का छोटा भाई d5 लिख के रखा है। और हमने फ्लक्स का फॉर्मूला सीखा था E.A, तो वही फॉर्मूला इस बार भी हम यूज करेंगे, सिर्फ टर्म्स बदल जाएगा। तो इस छोटे से एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या लिखा हमने? वेक्टर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। एज बिकॉज हर जगह जाऊंगा, E का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज होगा। E वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा, तो मुझे हर छोटे छोटे पैचेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। छोटे छोटे पैचेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो निकालना होगा पहले, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मुझे इस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड इंटीग्रेट ओवर द एंटायर सरफेस टू गेट द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। क्लियर? समझ आया? वेरी बेसिक, बहुत सिंपल सा चीज़ है। और एक मज़ेदार डिस्कशन बाकी है। इस डायग्राम को देखो और इस लाइन पे ध्यान देना, मैंने लिख के रखा, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज्ड सरफेस है, कुछ अंडे का शेप का बनाया है, अंडे के शेप का ही है। ये 2D डायग्राम है, प्लेन सरफेस मत मानना, इट्स बेसिकली 3D पिक्चर जो तुमको मैंने ऐसे बनाया। अंडे के शेप का है, सीधा सीधा किस शेप का? अंडे का शेप का है, ठीक है। बेसिकली क्लोज सरफेस, और हम इसके थ्रू फील्ड लाइंस पास किया ऐसा, जैसे कि यहाँ से फील्ड लाइंस घुस रहा है, यहाँ से फिर फील्ड लाइंस निकल रहा है। सो दिस आर द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू। मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको दिखाना है, इसलिए मैंने इस डायग्राम को बनाया, ठीक है। दिस इज अ क्लोज सरफेस, याद रखना। और क्लोज सरफेस के केस में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाया था कि एरिया वेक्टर शुड ऑलवेज बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ इनवर्ड पॉइंट नहीं कर सकता, हमेशा आउटवर्ड ही पॉइंट करेगा। आई होप सो तुमको याद है, ठीक है। सो मैंने इस क्लोज सरफेस में 3 लोकेशंस को चूज किया, एक ये लोकेशन, एक ये लोकेशन, एक ये लोकेशन। ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ वैसा है, एंड ई वेक्टर इज पॉइंटिंग इन, बिकॉज यहाँ से फील्ड लाइंस घुस रहे हैं। इस पैच को चूज किया, डीएस वेक्टर ऐसा है और यहाँ से फील्ड निकल रहा है, सो ई वेक्टर इज आउटवर्ड। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फील्ड लाइन टेंजेंशियली टच करके, छू के निकल जा रहा है दिस एरिया को, दिस इज डीएस, दिस इज ई वेक्टर, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं तुमको बोलूँ सबसे पहले इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा वो बताते हैं, फॉर्मूला तो यही होगा E.ds, ठीक है ना। तो इस छोटे से पैच के थ्रू जो फ्लक्स है वो अगर हम करेंगे, निकालेंगे, मैंने इस डायग्राम को अलग से बनाया, दिस इज ds, दिस इज E। ध्यान से देखो, E वेक्टर एंड ds वेक्टर के बीच का जो ये एंगल थीटा दिख रहा है तुमको, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये जो थीटा है, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एंड अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करूँ, E.ds cos ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, E.ds cos of an obtuse angle, यहाँ पर E.ds cos of an obtuse angle and cos of an obtuse angle will be negative, मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स का साइन आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो फ्लक्स का साइन आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव, बिकॉज थीटा जब तक एक्यूट है cos थीटा पॉजिटिव होता है, थीटा जब तक ऑब्ट्यूज है cos थीटा का साइन क्या होता है? नेगेटिव। E वेक्टर एंड ds वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विच इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, सो इसका फ्लक्स का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? फिर हम इस पैच को देखते हैं, यहाँ पर लेट अस सी दिस पैच। यहाँ पर E एंड ds के बीच का जो ये एंगल है, सबको दिख रहा होगा, दिस इज एन एक्यूट एंगल। मैं बना नहीं रहा, इट विल गेट क्लमजी। यहाँ बनाया इस पैच को, E एंड ds के बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा, मैंने अल्फा मान के रखा है, एंड दैट इज एन एक्यूट एंगल। एंड वी नो दैट इसका फ्लक्स का साइन क्या आएगा? E.ds cos ऑफ एन एक्यूट एंगल, cos ऑफ एन एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, यहाँ का फ्लक्स का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक। मतलब इस रीजन में फ्लक्स, इस पैच का फ्लक्स का साइन नेगेटिव आ रहा है, इस पैच का फ्लक्स का साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और इस पैच का, ये तो हमको पता ही है बिकॉज दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, इस पैच का फ्लक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है।
व्हाट आई एम मोर कंसर्न इज अबाउट दिस टू पैचेस, इसका फ्लक्स नेगेटिव, इसका फ्लक्स पॉजिटिव। मैथमेटिकली तो समझ में आ जाता है, राइट? मैथमेटिकली तो समझ में आ जाता है कि सर ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव आ गया, एक्यूट है तो पॉजिटिव आ गया, बट फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है ये, फिजिकली या इंट्यूटिवली ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं वो सिखाना चाहता हूँ तुमको, ठीक है ना? देखो अभी क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन ए डायग्राम। देखो दिस इज ई वेक्टर, दिस इज डी एस वेक्टर। मुझे पता है कि पूरा ई कंट्रीब्यूट नहीं करता, ई का कंपोनेंट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है, और अगर ई को मैं रिजॉल्व करूँ, ई का एक कंपोनेंट, ये ग्रीन वाला वेक्टर दिख रहा है, ये है ई का कंपोनेंट, ऐसा ई का कंपोनेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ई का कंपोनेंट एक ऐसा आएगा, दूसरा कंपोनेंट तो फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगा, ये वाला कंपोनेंट फ्लक्स क्रिएट करेगा। एंड इफ यू सी दिस कंपोनेंट प्रॉपर्ली, अगर इस कंपोनेंट को तुम ढंग से देखोगे इन दिस केस, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो एरिया वेक्टर का ऑपोजिट है। क्या है? एरिया वेक्टर का ऑपोजिट। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, ई वेक्टर है अंदर की तरफ। तो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये फील्ड सरफेस के अंदर घुस रहा है, दिस फील्ड इज गेटिंग इन, is going in, right? This field, this green वाला वेक्टर is going in, this is the area vector। अभी मैं अगर इस सिचुएशन के साथ इस सिचुएशन को इस सिचुएशन के साथ कंपेयर करूं, अभी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिजॉल्व करूं, उसका कंपोनेंट होगा ये ग्रीन वाला वेक्टर, दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला। और ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाला जो है वो एरिया वेक्टर के तरफ ही है। दिस ग्रीन वाला वेक्टर जो कि ई का कंपोनेंट है वो भी एरिया वेक्टर की तरफ ही है, और इसको देख के लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को छोड़ के जा रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू डीएस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डीएस। इसको देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को छोड़ के जा रहा है, इसको देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर आ रहा है। यहाँ पर फील्ड लाइन अंदर घुस रहा है, यहाँ पर फील्ड लाइन बाहर जा रहा है। तो इस पूरे कहानी को अगर मैं लॉजिकली कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर घुस रहा है, इफ दे आर गेटिंग इन, तो फ्लक्स का साइन क्या होगा? नेगेटिव। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। अगर फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर घुस रहा है तो फ्लक्स का साइन क्या होगा? नेगेटिव। और अगर फील्ड लाइंस किसी सरफेस को छोड़ के चला जा रहा है, उस फ्लक्स का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? यहाँ फील्ड लाइंस छोड़ के जा रहा है तो फ्लक्स का साइन पॉजिटिव, या फील्ड लाइंस अंदर घुस रहा है तो फ्लक्स का साइन क्या होगा? नेगेटिव। आई होप सो तुमको समझ में आया। वो जो हवा वाला एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था फ्लक्स हम पानी के केस में भी बात कर सकते हैं। एक एनालॉजी दे देता हूँ। सोचो तुम्हारे पास पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है, राइट? दैट इज पानी कमिंग आउट ऑफ दैट पाइप। इफ यू आस्क मी, सर व्हाट इज द साइन ऑफ द वाटर फ्लक्स, आई विल से ओके, सो द वाटर इज गोइंग आउट, सो द साइन ऑफ द वाटर फ्लक्स इन दिस केस विल बी पॉजिटिव, right? This is an example of positive flux. And if you need an example of negative flux, you imagine a sink. सिंक समझ में है, जहाँ पानी जाता है। तो अगर मैं टैप खोल दूँ तो पानी सारा निकलेगा, निकल के सिंक के अंदर घुस जाएगा। इट विल गो इनसाइड द सिंक, राइट? इन दैट केस पानी या वाटर गेटिंग इनसाइड द सिंक is an example of what? Negative flux, because water in that case is getting in. In case of that hose pipe, water was going out, that was the case of positive flux. Exactly like this, field lines getting in, flux is negative, field lines getting out, flux will be positive. So this is the basic interpretation कि flux negative positive का क्या sense बनता है। I think so तुमको समझ में आया। I hope so you enjoyed it. इसको अच्छे से कॉपी करके रखना, ठीक है? अभी हम इन दो सिचुएशंस को देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस। लेट अस सी द फर्स्ट वन। ऐसा है कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस के एक कॉर्नर पे हमने क्यू चार्ज को रखा है। ध्यान से सुनना, मैंने प्लेन सरफेस का, फ्लैट प्लेन सरफेस, और क्यू चार्ज उसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, और ये पूछा गया है कि इस प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन सरफेस। तो ये करने के पहले मैं तुम लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि फ्लक्स तभी क्रिएट होगा अगर फील्ड लाइंस किसी सरफेस को कट थ्रू करता है, पेनिट्रेट करता है, ठीक है? देखो इस सिचुएशन को अगर हम ढंग से एनालाइज करें, यहाँ से जो भी फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर लूप के साथ कांटेक्ट में आएगा, ऑल दोस फील्ड लाइंस आर एक्चुअली ग्लाइडिंग अलोंग द सरफेस। ये जो मैंने यहाँ पर 3 फील्ड लाइंस बनाए, सोचो ये जो फील्ड लाइन से ये जा रहा है ना, ये तुम्हारे सरफेस को कट नहीं कर रहा, इसके ऊपर सो के निकल जा रहा है। ये भी फील्ड लाइन सो के निकल जा रहा है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो एक भी फील्ड लाइन ऐसा नहीं होगा जो इस सरफेस को कट करेगा। तो इन दिस केस फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस विल बी इक्वल टू 0। ये जो रीजन है ये अपने नोट में लिख के रखना, ये जो फ्लक्स होगा इन दिस केस दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट नहीं करते। इज दैट क्लियर? सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमारे सामने क्या है? वी हैव गॉट अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर। अच्छा मैं लिख के रखता हूं यहाँ पर एक,
लेट अस से दिस इज ए क्लोज्ड हेमिस्फीयर, ठीक है ना। और उसका जो रेडियस, सर्कुलर पोर्शन का रेडियस r दिया हुआ है। दिस आर द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू। फील्ड लाइंस का डायग्राम समझ के हमको क्लियरली पता चल रहा है द फील्ड इन दिस केस इज व्हाट, यूनिफॉर्म। और पूछा ये गया है कि ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है बताओ। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस एंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड हेमिस्फीयर। ओके, सेकंड वाले पार्ट में हम बाद में कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले इस कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स पूछा गया है। इज दैट क्लियर? नाउ माय पॉइंट इज, इस कर्व सरफेस के थ्रू अगर फ्लक्स पूछा गया है तो अगर मैं किसी पैच के अलोंग फ्लक्स निकालना चाहूं तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता चला इंटीग्रेट करना पड़ेगा? देखो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन हर जगह डीए वेक्टर जो है वो हमारे रेड कलर के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं। द एंगल्स आर डिफरेंट, सो इफ द एंगल्स आर डिफरेंट वी नीड टू इंटीग्रेट टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स। बट इस क्वेश्चन में हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, हम छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे, लॉजिक यूज करेंगे। और लॉजिक ये है, देखो कि इस बात को समझो कि इस कर्व सरफेस के थ्रू जितना फील्ड लाइंस निकल रहा है, ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है तुमको, फ्लैट सर्कुलर सरफेस, इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस के थ्रू उतने ही सारे फील्ड लाइंस एंटर भी कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग थ्रू द फ्लैट कर्व सरफेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द कर्व सरफेस। So the flux through this flat circular plate will be same as the flux through this curved surface. Sign का difference आएगा, मैं sign को लेके बात नहीं कर रहा, I'm just talking about the quantity of flux. So the flux through the flat circular plate will be same as the flux through the curved surface. Is that clear? समझ आया मैंने क्या कहा? So the point is, फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना क्यों आसान होगा? फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना इसलिए आसान है बिकॉज हर जगह एरिया वेक्टर क्या होगा? They will be pointing along the same direction. So if I need to find out the flux through the flat circular surface, तो ये हो जाएगा electric field E dot A vector. Now in this case, if I see properly, if I take the sign into consideration, यहाँ पर फील्ड लाइंस अंदर घुस रहे हैं, फील्ड लाइंस एंटरिंग द फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हम माइनस दे देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो ई दिया हुआ है, और एरिया की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, एंड एज बिकॉज द एंगल बिटवीन देम, अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं लिखने से भी चलेगा, बिकॉज अगर मैं कॉस का वैल्यू पुट करूँ इन दिस केस, कॉस इन दिस केस, कॉस क्या हो जाएगा? ई वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री अगर हम पुट करेंगे तो वो नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, दैट इज माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी जो फ्लक्स है उस फ्लैट सर्कुलर प्लेट के थ्रू एंटर कर रहा है। फ्लक्स अगर एंटर करेगा तो फ्लक्स विल बी नेगेटिव। सिमिलरली व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस? द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस विल बी इन दिस केस, जितना अंदर घुसेगा उतना बाहर भी निकल रहा है इस कर्व सरफेस के थ्रू, तो एज बिकॉज बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वैल्यू तो इतना ही होगा। सो इन दिस केस ये कितना हो जाएगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? दैट इज ई इंटू पाई आर स्क्वायर विद अ पॉजिटिव साइन। दिस इज द फ्लक्स विच इज लीविंग द कर्व सरफेस। यह हो गया समझ में? आगे समझ में? अभी हम आगे देखते हैं। आगे तुमको क्या पूछा गया है कि इस टोटल क्लोज्ड हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड हेमिस्फीयर? ध्यान से देखो, अभी अगर मैं टोटल फ्लक्स के बारे में बात करूं, टोटल फ्लक्स, तो एक तो इस कर्व सरफेस के थ्रू फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं, सॉरी ये फ्लैट सरफेस के थ्रू फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं, और ये कर्व सरफेस के थ्रू फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो फ्लक्स अगर हमको अकाउंट पे लेना है तो इसका भी, इस फ्लैट सर्कुलर प्लेट का भी लेना पड़ेगा और इस कर्व सरफेस का भी लेना पड़ेगा। तो फ्लक्स टू दी फ्लैट सर्कुलर प्लेट प्लस फ्लक्स टू दिस कर्व सरफेस। आया समझ में? फ्लक्स टू द फ्लैट सर्कुलर प्लेट एंड द फ्लक्स टू द कर्व सरफेस, दोनों के अकाउंट में लेना पड़ेगा। और हमने देखा दोनों केसेस में, इसमें अगर माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर है, इसमें प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर है, और इसके आंसर क्या आ जाएंगे? जीरो। दैट मीन्स इस क्लोज्ड हेमिस्फीयर के थ्रू अगर टोटल फ्लक्स पूछा जाए उसका आंसर जीरो आ रहा है। कुछ दिमाग में चमका? जीरो क्यों आया? देखो मैथमेटिकली समझ में आ गया। देखो लॉजिकली अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स के बारे में बात करें तो ध्यान से देखो, एक सरफेस से जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है दूसरे सरफेस से उतने ही सारे फील्ड लाइंस निकल भी जा रहे हैं। और गेटिंग द पॉइंट, जितना आया उतना निकल भी गया। सो टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। ऑब्वियसली जितना आया उतना निकल गया।
इज दैट क्लियर? एक सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव हो जाता है, दूसरी सरफेस का फ्लक्स पॉजिटिव हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? सेम, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 इन दिस केस, मैथमेटिकली अगर बताना चाहो। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस, आई होप सो दिस इज क्लियर। इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है? फिर आगे जाके हम इसी फ्लक्स के कंसेप्ट को और इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में फ्लक्स कैसे आता है और उसको हम यूज कैसे करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।